अस्सलामुअलैकुम। मैंने आंखें खोलकर देखा। पहले तो हैरान हुआ कि ये कैसी जगह है। मैं एक बेड पर इस तरह औंधे मुंह लेटा हुआ था कि मुंह ना तो बिस्तर की तरफ था ना ज़मीन पर औंधा था। मेरे सामने खला था। ज़हन पर जोर देने के बाद समझ में आया मेरे ऊपर आईने की छत थी। मैं एक वसीयरीज आईने की छत में अपना अक्स देख रहा था, इसलिए उल्टा लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने करवट लेकर उस बेड और बेडरूम को देखा। वह बहुत ही खूबसूरती से आरास्ता की हुई ख्वाबगाह थी। कुछ फासले पर सामने वाली दीवार थी। दीवार के साथ एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन थी। उसके सामने एक मुकम्मल कंप्यूटर सेट रखा हुआ था। उससे मुंसलिक टेलीफोन, फैक्स और टाइपराइटर वगैरह दिखाई दे रहे थे। घर से बाहर की दुनिया से राब्ता रखने और तमाम दुनियावी मालूमात हासिल करने का तमाम सामान और तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात वहाँ मौजूद थे। मैं उठकर बैठ गया। ज़हन में सबसे पहले यह सवाल पैदा हुआ कि यह कौन सी जगह है। वो बड़ा सा कमरा मेरे लिए अनजाना था। मैंने पहली बार इस कमरे में आंख खोली है। इसके साथ ही दूसरा सवाल पैदा हुआ, मैं इससे पहले कहाँ था। दूसरे सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं बिस्तर से उतरकर खड़ा हो गया, चारों तरफ घूमकर उस बेडरूम को देखते हुए ज़हन पर जोर डालकर सोचने लगा, मैं अब से पहले कहाँ था। बेड की पिछली पूरी दीवार शीशे की थी। वहाँ सर से पांव तक दिखाई दे रहा था। मैंने अपने चेहरे को छूकर देखा। मेरा चेहरा मेरे लिए अजनबी था। मैंने पहले कभी यह चेहरा नहीं देखा था। अगर नहीं देखा था तो मेरा पहला चेहरा कैसा था। मैं याद करने लगा। मुझे अपनी सूरत शक्ल याद नहीं आ रही थी। मेरा ज़हन समझा रहा था कि यही मेरा पैदाइशी चेहरा है। बेड के सरहाने चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। उसके साथ एक डायरी, रिमोट कंट्रोलर और मोबाइल फ़ोन रखा था। मैंने डायरी उठाकर इसे खोला। एक सफ़े पर लिखा हुआ था, फॉर इंफॉर्मेशन कंसल्ट कंप्यूटर। मालूमात के लिए कंप्यूटर से मशवरा करें। मैं तेज़ी से कंप्यूटर के पास आया। टीवी, टेलीफोन, फैक्स सबको चेक किया। हर चीज़ ऑर्डर में थी। मैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। उसके मॉनिटर पर पहली तहरीर उभरी, अ हैप्पी एंड गुड डे मिस्टर सलमान कैसर। कंप्यूटर किसी सलमान कैसर को नए दिन की मुबारकबाद दे रहा था। मैंने कीबोर्ड को ऑपरेट करते हुए सवाल किया, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मॉनिटर पर जवाबी तहरीर उभरने लगी, तुम्हारा नाम सलमान कैसर है। दूसरी सतर में लिखा हुआ था, तुम जजीरा कल्याणी में हो, यहाँ के मालिक व मुख्तार हो। यह जजीरा हिंदुस्तान के जनूब मगरिब में है। जजीरा कल्याणी की तफसीलात मालूम करने के लिए इन्फॉर्मेशन कोड नंबर 032 की डिस्क पंच करो। मैं अपना ख़ानदानी शजरा मालूम करना चाहता हूँ। तुम वालिय मैसूर टीपू सुल्तान के एक अजीज़ इनाम कैसर के पोते हो। तुम्हारे वालिद का नाम अरबाब कैसर था। मुझे ये बातें याद क्यों नहीं है। तुम्हारे साथ एक अलमिया है। तुम बहुत ज़हीन हो लेकिन तुम्हारा हाफजा कमज़ोर है। तुम्हें पूरी तफसील से पिछली ज़िंदगी याद दिलाने के लिए यह कंप्यूटर रखा गया है। तुम्हें इसके ज़रिए अपने हर सवाल का जवाब मिलता रहेगा। मैं बेडरूम से बाहर जाऊँगा। क्या इस मकान में तन्हा हूँ? ये कोई छोटा सा मकान नहीं है। एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत बड़ा महल है। तुम्हारे मुल्हिका कमरे में तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी टीना कुमारी मौजूद है। इस कंप्यूटर के ज़रिए मैं बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। फ़िलहाल मैंने इसे बंद कर दिया। एक बड़ी सी मेज़ के पास आकर रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। वहाँ रखे इंटरकॉम के साथ मॉनिटर मुंसलिक था। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया तो मॉनिटर ऑन हो गया। एक हसीन दोशीज़ा दिखाई दी। वह मुस्कुरा कर बोली, मॉर्निंग सर, भगवान का शुक्र है आपको होश आ गया। डॉक्टर ने ताकीद किया है, होश आते ही आपको एक कैप्सूल के साथ जूस पीना चाहिए। मैं जूस और दवा लेकर आ रही हूँ। यू आर वेलकम। मैंने इंटरकॉम को ऑफ कर दिया। वह 1 मिनट के अंदर ही दरवाज़ा खोल कर आई। उसके हाथों में एक छोटी सी ट्रे थी। ट्रे पर जूस से भरा हुआ जग और खाली गिलास था। एक छोटी सी तश्तरी में एक टैबलेट और एक कैप्सूल रखा हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका पूरा वजूद मुस्कुराता हुआ लग रहा था। बिलाशुबा वो पुरकशिश थी। कुछ ना कहने के बावजूद अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। मैंने पूछा, क्या मैंने पहले भी तुम्हें देखा है? यस सर, मैं पिछले 3 माह से आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर क्यों है? अक्सर आप पर दौरा पड़ता है। इसके नतीजे में आपका हाफजा कमज़ोर हो जाता है। आप पिछली ज़िंदगी भूल जाते हैं। फिर मुसलसल इलाज करते रहने से 2-4 महीनों में आपकी याददाश्त वापस आती है। इसका मतलब है मैं 2-4 माह तक तुम्हारा और कंप्यूटर का मोहताज रहूँगा। आप ये दवा लें और जूस पिएं। आपकी सबसे अहम गाइड कुमारी पूजा कल्याणी है। ये कौन है? वो इस जजीरे के मालिक हैं। उन्होंने आपको यहाँ का मालिक व मुख्तार बना दिया है। आप उनसे शादी करने वाले हैं। मैंने जिसे देखा नहीं है, समझा नहीं है, उससे भला शादी कैसे करूँगा? आप उनसे दिन रात मिलते रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। शायद आप उन्हें रूबरू देखकर पहचान सकेंगे। वो मेरे रूबरू कब आएंगी? केराला सिविल कोर्ट में इस जजीरे के सिलसिले में मुकदमा चल रहा है। आज अदालत में उनकी पेशी है। कल किसी वक्त यहाँ आ सकती हैं। उन्हें मालूम होगा कि आप होश में आ गए हैं तो वो फ़ोन या ईमेल के ज़रिए आपसे बातें करेंगी। आप भी उनसे रब्ता कर सकती हैं। मैं अभी तुम्हारी मालकन से बात करूंगा। अभी ना करें, वो इस वक्त अदालती मामलात में मसरूफ़ होंगी। आप शाम को उनसे रब्ता करें। मैं जूस पीता रहा और उससे बातें करता रहा।
उसने पूछा, आप गुस्ल करना चाहेंगे? हाँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे मलबूसात और शेविंग वगैरह का सामान कहाँ है। ताज्जुब है, मुझे कोई छोटी सी बात भी याद नहीं है। वो अलमारी खोलकर दिखाने लगी। हर डिज़ाइन के मलबूसात से अलमारी भरी हुई थी। उनसे मैच करती हुई टाइयाँ, जुराबें और दर्जनों जोड़े जूते थे। टॉयलेट में शेविंग वगैरह का सामान था। उसने पूछा, आप गुस्ल करने से पहले मसाज कराना चाहेंगे? मैंने पूछा, मसाज कौन करेगा? करेगा नहीं, करेगी। आपकी खिदमत के लिए कई कनीज़ें हैं। आपको जो पसंद आती है उसे आप बुलाकर तन्हाई में वक्त गुजारते हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ऐसा करता हूँ, मगर क्या करूँ, हाफसा काम नहीं कर रहा है। तुम जो कहोगी उसे तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ जितनी खूबसूरत कनीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ बुला रही हूँ। आप जिसे पसंद करेंगे वो मसाज करेगी। किसी को ना बुलाओ, मेरा जहन उलझा हुआ है, मैं तन्हाई चाहूँगा। ताज्जुब है, मुझे भी नज़रअंदाज करें कि मुझसे दिल भर गया। ओह गॉड, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ भी वक्त गुजारता रहूँ? अब मैं क्या बोलूँ, आपको कुछ याद नहीं है? वैसे अभी याद दिला सकती हूँ। वो काफिराना अंदाज में मेरी सांसों के करीब आ गई। मैंने कहा, सॉरी, अभी नहीं, फिर कभी, लीव मी अलोन। वो ज़रा मायूस हुई, फिर मुस्कुराते हुए चली गई। मैंने बाथरूम में आकर शेव किया, फिर गुस्ल करने लगा। इस दौरान मैं सोचने और समझने की कोशिशें करता रहा कि मुझ पर किस तरह का दौरा पड़ता है और मैं महीनों तक पिछली ज़िंदगी भूलकर किस तरह ज़िंदगी गुजारने लगता हूँ। अब मैं फिर सब कुछ भूल चुका हूँ। पता नहीं कितने माह बाद मेरी याददाश्त वापस आएगी और मैं खुद को पूरे यकीन के साथ पहचान सकूँगा। मैं लिबास चेंज करने के बाद बेडरूम से बाहर एक मुल्हिका कमरे में आया। वो कमरा मेरी पर्सनल सेक्रेटरी टीना कुमारी के लिए मखसूस था। वो भी तकरीबन एक बेडरूम था। वो दिन रात मेरे करीब रहती थी। नींद के दौरान में भी कॉल की जाए तो वो उठकर चली आती थी। ये बातें उसी ने बताईं। मैंने कहा, मैं इस महल को अंदर और बाहर से देखना चाहती हूँ। उसने स्विच बोर्ड के एक बटन को दबाया। वहाँ एक सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोली, महल के अंदर और बाहर हर जगह सुर्ख बल्ब रोशन हो जाते हैं। तमाम खुदाम और मुसल्ला गार्ड्स अलर्ट हो गए होंगे। आए, हम चलें। मैं उसके साथ कमरे से बाहर आया। महल बहुत खूबसूरत था। हर कमरे के सामने और राहदारियों में मुसल्ला गार्ड्स, 2-4 कनीज़ें और खुदाम दिखाई दे रहे थे। गार्ड्स मुझे देखकर सलूट कर रहे थे। कनीज़ें और खुदाम सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ रहे थे। मैं टीना के साथ महल के बाहर आया। वहाँ भी मुसल्ला गार्ड्स खासी तादाद में थे। मैंने कहा, तुम्हारी मालकन ने अच्छी खासी फौज बनाई है। मैं रेलिंग के पास आकर देखने लगा। वो महल एक ऊंची पहाड़ी पर था। दूरबीन के जरिए वहाँ से पूरे जजीरे को दूर साहिल तक देखा जा सकता था। मैंने रेलिंग के साथ लटकी हुई दूरबीन को आंखों से लगाकर देखा। महल के बाहर चारों तरफ घूमकर देखा जाए तो 15 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ जजीरा अपनी पूरी शादाबी और खूबसूरती के साथ दिखाई देता था। एक जगह साहिल पर 4 स्पीड बोट्स और कई कश्तियाँ खड़ी हुई थीं। टीना ने कहा, महल के स्टाफ के लिए वो स्पीड बोट्स और कश्तियाँ इंडिया के किसी शहर में जाने के लिए इनके जरिए बंदरगाह तक जाते हैं। आप और मालकन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। महल के पीछे एक हेलीपैड था, वहाँ एक हेलीकॉप्टर मौजूद था। कुमारी पूजा कल्याणी दूसरा हेलीकॉप्टर केराला ले गई थी। कल तक यहाँ आने वाली थी। मैंने पूछा, तुम्हारी मालकन किससे मुकदमा लड़ रही हैं? भारत सरकार से। यह जजीरा बहरे हिंद में है, इसलिए भारत सरकार इसे अपने कब्जे में लेना चाहती है, जबकि ब्रिटिश सरकार के दौर से यह जजीरा मालकन के दादा और परदादा की मलकियत है। इंडियन गवर्नमेंट अब क्यों यहाँ अपना कब्जा जमाना चाहती है? ये हिंदुस्तानी हुक्मरानों की पुरानी आदत है। आज़ादी हासिल करने के बाद इन हुक्मरानों ने यहाँ की किसी रियासत को आज़ाद नहीं रहने दिया। रियासत हैदराबाद, नेपाल और भूटान वगैरह पर कब्जा जमा लिया। श्रीलंका पर जोर नहीं चल रहा है, वहाँ का अमन बर्बाद किया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान का एक बाजू काट दिया। उसे बांग्लादेश बनाने के बाद बाकी पाकिस्तान को मिटा देने की फिक्र में है। लेकिन ये तो एक छोटा सा जजीरा है। वो यहाँ के तमाम छोटे बड़े जजीरों में अपनी फ़ौजें उतार चुके हैं। सिर्फ हमारा जजीरा रह गया है। अगर भारतीय हुक्मरान मालकन से मुकदमा हार जाएंगे तो फिर यहाँ फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा, क्या वो अदालती फैसले के खिलाफ यहाँ फ़ौज कशी करेंगे? हुक्मरानों के लिए कौन सी बड़ी बात है? वो इंसाफ करने वाले जज को तब्दील कर देंगे, अदालत से फ़ौज कशी की इजाज़त हासिल कर लेंगे। उसकी बातों से ये मालूम हुआ कि भारत सरकार हर हाल में वह जजीरा कुमारी पूजा कल्याणी से हासिल करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में, मुझसे वह जजीरा छीन लेगी। क्योंकि पूजा के साथ मेरा जो रिश्ता होने वाला था उसके पेश नज़र मैं वहाँ का मालिक था। पूजा के परदादा महेश कल्याणी के नाम पर इस जजीरे का नाम कल्याणी रखा गया था। भारतीय फ़ौजी नुक्ता नज़र से वो जजीरा बहुत अहम था। यूरोप से आने वाले तमाम मुसाफिर बरदार और माल बरदार बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरते थे। ज़माने जंग में पाकिस्तान की बहरी फ़ौज की नकलो हरकत पर नज़र रखने और फ़ौज की पेशकदमी रोकने के लिए वह जजीरा बहुत अहम था। मैंने कहा, फिर तो भारत सरकार इस जजीरे पर ज़रूर कब्ज़ा हासिल करेगी। हमारे ये महल भी एक मजबूत किला है। हमें यहाँ से जाना होगा, फ़ौज यहाँ आकर रहेगी। तुम्हारी मालकन ख्वामखा मुकदमा लड़ रही है। मुकदमा जीतने के बाद भी वो भारतीय फ़ौज से नहीं जीत सकेगी। टीना कुमारी ने कहा, जब तक आप मालकन के साथ हैं तब तक उन्हें आस है कि आप भारतीय फ़ौज को यहाँ आने नहीं देंगे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मैं बहरी और हवाई फ़ौज को यहाँ आने से रोक सकूँगा? जी हाँ, आप तन्हा एक फ़ौज से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। दुनिया की कोई फ़ौजी कुव्वत आपको शिकस्त नहीं दे सकेगी।
तुम हैरान कर देने वाली बातें कर रही हो। क्या यह कहना चाहती हो कि मैं तनहा सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ और गालिब आ सकता हूँ? क्या मैं जादूगर हूँ? जादूगर नहीं हो, लेकिन एक गैर मामूली सलाहियत के हामिल हो। ये सिर्फ मुझे और मेरी मालकिन को मालूम है कि तुम टेलीपैथी जानते हो। टेलीपैथी? मैंने बेयकीनी से पूछा। मैं टेलीपैथी जानता हूँ? वो मेरे करीब आकर मुझसे लग गई। वो मुझे आप कहकर मुखातिब कर रही थी। अब तुम कहने लगी थी। उसने कहा, दौरा पड़ने के बाद तुम बेहोश हो गए थे। तवील बेहोशी के बाद होश में आए हो। अभी तुम्हारा दिमाग कुछ कमज़ोर है। अच्छा, खाते पीते रहोगे तो आज रात तक या कल तक ख्याल ख्वानी करने लगोगे। वो इस तरह लगी हुई थी कि उसकी धड़कनें बार बार मेरे जिस्म पर दस्तक दे रही थी। मुझे उसकी तरफ माइल होना चाहिए था, लेकिन टेलीपैथी वाली बात मुझे हैरान कर रही थी। मैंने पूछा, मैं ख्याल ख्वानी कैसे करता हूँ? किसी के दिमाग में कैसे पहुँचता हूँ? मैं कैसे बताऊँ? तुम कितनी बार मेरे दिमाग में आ चुके हो। कैसे आते हो इसका तरीक़ाकार तुम्हें मालूम होगा। तुम भूलने के बावजूद बेख्तियार ख्याल ख्वानी करोगे। अब मालकन तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल होने का इंतज़ार करेंगी। उसके मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। उसने बटन दबाकर कान से लगाया, हेलो कहा, फिर एकदम से खुश होकर बोली, मैडम खुशखबरी है, साहब होश में आ चुके हैं, लेकिन वही ट्रेजेडी है। पहले की तरह फिर अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल गए हैं। मैं उन्हें याद दिला रही हूँ। इस वक्त हम महल से बाहर हेलीपैड के करीब हैं। उसने दूसरी तरफ की बातें सुनकर कहा, ऑलराइट मैडम। उसने मेरी तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, मैडम बात करना चाहती हैं। मैंने फ़ोन को कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, जबकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मुझे तुमसे क्या कहना है। दूसरी तरफ से मोहब्बत भरी आवाज़ सुनाई दी, मेरी जान, मेरे सलमान, फिक्र ना करो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है कि मेरी आवाज़ से मुझे पहचानने की कोशिश करोगे। जो खुद को भूल चुका हो वो किसी को आवाज़ से क्या पहचानेगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आ रही हो? मैं आज ही शाम को तुम्हारी आगोश में पहुँच जाऊँगी। तुम्हें शाम तक टीना और कंप्यूटर से अपने बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब है। मैं अपने बारे में बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मालूम करना चाहता हूँ। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, जल्द ही तुम्हारी याददाश्त बहाल हो जाएगी। मैं यहाँ का काम ख़त्म होते ही फ़ौरन चली आऊँगी। मुझे किस करो। मैंने फ़ोन को होंठों से लगाकर चूमा। आवाज़ वहाँ तक गई। वहाँ से चूमने की आवाज़ यहाँ तक आई, फिर राब्ता ख़त्म हो गया। पता नहीं मुझे अपने बारे में कैसी कैसी मालूमात हासिल होने वाली थी। वैसे अपने बारे में यही जानकर हैरान था कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ, और ये बात समझ में आ रही थी कि कुमारी पूजा कल्याणी मेरे टेलीपैथी के हथियार से भारतीय फ़ौज का रास्ता रोकने वाली है। मेरी दास्तान के मुख्तलिफ अदवार में मेरी फैमिली के मुख्तलिफ अफराद आते रहे। पिछले दौर में पारस पोरस और सोनिया सानी वगैरह ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। अब वो छुट्टियां मना रहे थे। उनकी जगह आला बीबी और किबरी आ गए थे। ये दोनों भी नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे थे। अमली मैदान में अभी उनकी इब्तदा थी, और उनकी इब्तदा बता रही थी कि पारस और पोरस की तरह ये दोनों भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम देंगे। मेरी दास्तान मेरी फैमिली के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए मैं अपने अलावा आला बीबी और किबरिया के भी वाक़यात पेश कर रहा हूँ। पिछले बाब में आला बीबी और रासपुटीन का जिक्र कुछ यूँ था कि वे एक दूसरे से दूर रहकर दोस्ती करना चाहते थे। आला बीबी दोस्ती के लिए रजामंद हो गई थी, लेकिन ये खूब समझती थी कि वो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करेगा और बड़ी मक्कारी से उसे अपनी मामूला और कनीज़ बनाएगा। उसने रासपुटीन को यह तासुर दिया था कि वो उस पर एतमाद कर रही है। वो दोनों काहिरा में थे। आला बीबी जानती थी कि रासपुटीन का क़याम किस होटल में है। उसने होटल के अहम अफराद को अपना आलाकार बना लिया था। रासपुटीन ने होटल की काउंटर गर्ल अनीला को चैलेंज किया था कि वो उसे हासिल करेगा। वो होटल में लंच के लिए नहीं आया था, लेकिन रात गुजारने के लिए आने वाला था। आला बीबी अनीला के जरिए भी रासपुटीन को ट्रैप कर सकती थी। दूसरी तरफ रासपुटीन उसे ट्रैप करने के लिए द्राय नील के साहिल पर भटकता फिर रहा था। आला बीबी ने उसे बताया था कि वो एक साहली बंगले में रहती है। द्राय नील का साहिल तकरीबन 10 किलोमीटर तक आबाद है। उस साहिल पर हज़ारों की तादाद में रिहायशी बंगले, नहायत शानदार होटल्स, गेस्ट हाउस और नाइट क्लब्स वगैरह। रासपुटीन का ख्याल था कि उन्हीं अतराफ में होगी। अगर वो साहिल पर आने वाली तमाम औरतों के ख्यालात बारी बारी पड़ता रहेगा तो कभी ना कभी मिस अननाउन आला बीबी के दिमाग तक भी पहुंच जाएगा। ये मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है, किस भेस में, और वहाँ क्या करती फिर रही है। हज़ारों औरतों के अंदर जाना और उनके ख्यालात पढ़ना कोई आसान काम नहीं था। वो एक आध मिनट में ही आला बीबी तक पहुँच सकता था, या फिर एक आध माह बाद भी उसका सुराग ना मिलता। उसे ख्याल ख्वानी के दौरान में मुख्तलिफ लड़कियों की दिलचस्प हिस्ट्री मालूम हो रही थी। वो दिलचस्पी के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज करता जा रहा था। ऐसे वक्त वो मिशी मोना नामी एक लड़की के अंदर पहुंचा और पराई सोच की लहरों को सुनकर चौंक गया। कोई टेलीपैथी जानने वाला मिशी मोना पर आशिक हो गया था। वो उसे फांस कर होटल के एक कमरे में ले जाना चाहता था, लेकिन मिशी मोना इस पर राजी नहीं थी। इस वक्त वो दोनों समुंदर के साहिल पर लोगों के हजूम में थे। रासपुटीन भी वहाँ कुछ फासले पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उस टेलीपैथी जानने वाले को यह गुमान था कि उस साहिल पर दूसरा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं आएगा, और ना ही मिशी मोना के जरिए उसका पीछा करेगा। ऐसी ही खुशफहमी मुसाहिब में मुब्तला कर देती है। रासपुटीन ने दूर से उसका निशाना लेकर गोली चलाई। गोली उसकी टांग में लगी थी। वो चीखता हुआ उछलकर रेत पर गिर पड़ा।
वह दूसरे ही लम्हे उसके अंदर पहुंच गया। पता चला कि वह अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाला नंबर 2 है। वो आला बीबी को ट्रैप करने के लिए सुबह से इस साइल पर भटक रहा था। उसका भटकना रायगा नहीं गया। उसने एक अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले को ट्रैप करके एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। आज का दिन उसके लिए खुशनसीबी का दिन था। उसका दिल कह रहा था कि वह अपनी खुशनसीबी से आला बीबी को भी अपनी कनीज बना लेगा। नंबर 2 गोली खाने के बाद रेत पर पड़ा हुआ था। उसके लिए फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवाई गई। उसे किसी करीबी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा था। गोली लगने से घुटने के नीचे हड्डी क्रैक हो गई थी। बड़ी ही नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ हो रही थी। वो इतनी शदीद तकलीफ को भूलकर एम्बुलेंस के अंदर छत को तक रहा था और सहमे हुए अंदाज में सोच के जरिए पूछ रहा था, तुम कौन हो? तुम मिशी मोना के अंदर छुपे हुए थे। तुमने मुझे जख्मी किया और अब मेरे अंदर चले आए हो। रास्पुटिन उसके अंदर खामोश था। वो उसके चोर ख्यालात पढ़कर ये मालूम कर रहा था कि वो 8 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले अंडरग्राउंड सेल से निकलने के बाद किस तरह आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे हैं। वो सब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचे हुए थे। उन 8 में बड़ी गहरी दोस्ती और बड़ा गहरा एतमाद था। इसके बावजूद वे एक दूसरे को नहीं बताते थे कि कौन किस मुल्क या किस शहर में है। वैसी एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे थे। ये अंदेशा रहता था कि अगर कोई दुश्मन किसी एक साथी पर गालिब आएगा तो फिर उसके चोर ख्यालात के जरिए दूसरे साथियों के पते ठिकाने मालूम कर लेगा। उन्होंने ऐसी तदाबीर के बायस रास्पुटिन को अपनी तरफ आने से रोक दिया था। नंबर 2 की मरहम पट्टी हो चुकी थी। चूंकि तकलीफ ज़्यादा थी इसलिए उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। रास्पुटिन नहीं चाहता था कि किसी वक्त उसके साथी उससे रब्ता करें और उन्हें मालूम हो जाए कि किसी ने उसे ज़ख्मी किया है। फिर वो उसे दुश्मन के तनवीमी अमल से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके साथियों को खबर होने से पहले ही उसने नंबर 2 को अपना मामूल बना लिया। अब से पहले उसने कोरोना को अपनी मामूला और कनीज बना दिया, लेकिन वो उसके तनवीमी अमल की गिरफ्त से निकल चुकी थी। इस बार उसने सोचा नंबर 2 को हाथ से निकलने नहीं देगा। इसके जरिए दूसरे अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप करेगा। इस मकसद के लिए उसने एक तदबीर पर अमल किया। नंबर 2 की आवाज़ और लहजे में उसके एक साथी नंबर 4 को ख्याल खानी के जरिए मुखातिब किया। मेरे दोस्त, मैं मुसीबत में हूँ, मेरे एक पाँव में गोली लगी है। नंबर 4 ने परेशान होकर पूछा, किसने गोली मारी है? क्या वो कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन है? नहीं, साले समुंदर पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। मेरी तरह 2-4 जख्मी हुए हैं। ये अंदेशा ना करो कि किसी दुश्मन ने मुझे ट्रैप किया है। तुम जख्मी हो फिर ख्याल ख्वानी कैसे कर रहे हो? जब गोली लगी तब जहन बहुत कमज़ोर हो गया था। अब तकलीफ़ कम है, इसलिए ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ। तुम मेरे लहजे से थकन महसूस कर रहे होगे। बेहतर है मेरे अंदर आओ और मेरे चोर ख्यालात पढ़कर मुतमईन हो जाओ। वो उसके अंदर आकर उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। रास्पुटिन की मर्जी के मुताबिक उसके चोर ख्यालात कह रहे थे कि वह मोहतात रहकर ज़िंदगी गुजार है, किसी से दोस्ती नहीं करता और ना ही किसी पर भरोसा करता है। आज अचानक दहशतगर्दों ने साले समुंदर पर फायरिंग की तो बदनसीबी से उसे एक गोली आकर लग गई। उसके चोर ख्यालात पढ़ने के दौरान एक डॉक्टर आकर उसका मुआयना करने लगा। रास्पुटिन फ़ौरन ही उसके अंदर पहुंचकर नंबर 2 से कहने लगा, मिस्टर, तुम खुश नसीब हो। ज़ख्म गहरा नहीं है। तुम्हारे अलावा 3 और जख्मी हुए हैं। उनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है। रास्पुटिन कोशिश कर रहा था कि नंबर 4 को शुबा न होने पाए। डॉक्टर मुआयना करके चला गया। थोड़ी देर बाद नंबर 4 ने अपने साथी से कहा, तुम वहाँ तन्हा हो, तुम्हें एक साथी की ज़रूरत है। मैं आज रात की फ़्लाइट से आ सकता हूँ, तुम क्या कहते हो? वो बोला, मुसीबत में दोस्ती काम आते हैं। तुम आओगे तो हम बहुत अरसे बाद एक साथ वक्त गुजारेंगे। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान बोल रहा है। उसने तुम्हारे और डॉक्टर के ज़रिए मुझे धोखा देने की कोशिशें की। मालूम होता है वो तन्हा है। अगर वो डॉक्टर के अंदर रहता तो तुम्हारे अंदर ना रह पाता, लिहाजा वो तुम्हारे अंदर मौजूद रहा। पुलिस अफसर ने रास्पुटिन से कहा, सॉरी मिस्टर, हमने आपको डिस्टर्ब किया, आप इंजॉय करें, हम जा रहे हैं। वो जाने के लिए पलट गया। उसी वक्त आला बीबी ने उस सिपाही के दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर उसकी गन से रास्पुटिन का निशाना लेकर कहा, हम तो दोस्त हैं, दोस्त को क्यों भूल गए थे? वो घबरा कर बोला, तुम मिस अननाउन, ऐसे वक्त तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। साथ ही देने आई हूँ। सुबह से मुझे साहली इलाकों में तलाश कर रहे हो। तुम कितने कमीने हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब अपनी कमीनगी का नतीजा देखो। वो उसे बातों में उलझाकर फिर अफसर के अंदर पहुंच गया। अफसर ने अपनी गन निकाली। आला बीबी ने हरकत देखते ही गोली चला दी। रास्पुटिन के हलक से एक चीख निकली। गोली उसके शाने में लगी थी। वो बिस्तर पर गिरकर तड़पने लगा। वो अफसर से बोली, तुम गधे हो, तुमसे कहा था यहाँ आते ही उसे जख्मी नहीं करोगे, तो ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। अगर मैं फायरिंग ना कराती तो तुम्हारे हाथों से तुम्हारे ये सिपाही मारा जाता। अब खुद इसकी ज़ुबान से सुनो। वो रास्पुटिन के दिमाग पर हावी हो गई। वो तकलीफ से कराते हुए बोला, मैं टेलीपैथी जानता हूँ। मैंने उस अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले को गोली मारी थी। मैंने उसके दिमाग को लॉक कर दिया है, लेकिन अब मैं उसे अपना मामूल नहीं बना सकूंगा। अगर हम दोनों को जख्मी और बीमार बनाकर ना रखा गया तो हम फौलादी जंजीरें तोड़कर भी फरार हो जाएंगे। अफसर ने उसे हथकड़ी पहना दी। वो उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगी। उसे एक खास बात मालूम हुई कि रास्पुटिन पर तनवीमी अमल देर पा नहीं रहता। 10-12 घंटों के अंदर कुदरती तौर पर दिमागी तमन्नाई हासिल कर लेता है।
तनवीमी अमल का असर उसके जहन से मिट जाता है, लिहाजा उस पर तनवीमी अमल करना फजूल था। उसके साथ यही सलूक मुनासिब होता कि उसे हमेशा ज़ख्मी और बीमार रखा जाता। वह कभी दिमागी तवानाई हासिल न कर पाता और ना ही कभी ख्याल ख्वानी के काबिल रहता। उसे भी हस्पताल पहुंचाया गया। दूसरा टेलीपैथी जानने वाला गिरफ्त में आया था, इसलिए पुलिस और इंटेलिजेंस के तमाम आला अफसरान आ गए थे। अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था कि उनके टेलीपैथी जानने वाले को कैदी बनाकर ना रखा जाए, उनके हवाले कर दिया जाए। वहाँ के अफसरान मुश्किल में पड़ गए थे। मिस्र अमेरिका के ज़ेर असर था, उनके मुतालबे से इनकार नहीं कर सकता था और टेलीपैथी के सबसे ख़तरनाक हथियार को वापस भी नहीं करना चाहता था। हुकूमत मिस्र के तमाम आला ओहदेदार कह रहे थे कि हमारे पास एक नहीं 2 हथियार आ गए हैं। हम उनके ज़रिए बहुत बड़ी कुव्वत बनकर बड़े ममालिक की सफ़ में आ सकते हैं। हमें जुर्रत से काम लेकर अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर देना चाहिए। कुछ ओहदेदार कह रहे थे कि अमरीका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। हमारे पास दूसरा टेलीपैथी जानने वाला आ गया, इसलिए पहले को अमरीका के हवाले कर दिया जाए। हस्पताल में आने वाले अफसरान और ओहदेदारान इसी बहस में उलझे हुए थे। नंबर 7 ने एक सिपाही को आलाकार बनाकर कहा, हम दोस्ताना अंदाज में मुतालबा कर रहे हैं। हमारी टेलीपैथी जानने वाले को VIP ट्रीटमेंट दो और उसे किसी भी पहली फ़्लाइट से यहाँ भेज दो। आइंदा तुम्हारे किसी भी संगीन मामले में हमारे टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे काम आते रहेंगे। एक मिस्री ओहदेदार ने कहा, दोनों ज़ख्मियों का बाकायदा इलाज हो रहा है और हम अभी आपस में तुम्हारे मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। गौर क्या करना है? हम जो कह रहे हैं वही करना है। हमारा मुतालबा नाजायज़ नहीं है, वो हमारा है, उसे हमारे पास रहना चाहिए। आला बीबी ने दूसरे सिपाही को आलाकार बनाकर कहा, नंबर 2 अब तुम्हारा नहीं रहा। अंडरग्राउंड सेल से फरार होने वालों में एक तुम ही हो जो अपने मुल्क के वफादार हो। बाकी सब ने वो मुल्क छोड़ दिया है और अपने अकाबरीन के अहकामात के पाबंद नहीं है। अगर ये नंबर 2 तुम्हारा वफादार होता तो उसे तुम्हारे हवाले किया जाता। तुम इसे यहाँ से जबरन ले जाकर अपना वफादार बनाओगे। बेहतर है इस पर अपना हक ना जताओ। नंबर 7 ने पूछा, तुम कौन हो? मिस अननाउन आवाज़ बदल कर बोल रही है। ना आवाज़ बदल रही है, न छुप रही हूँ। वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले काहिरा में मेरी कैदी बनकर रहेंगे। तुम अपने मुतालबे के साथ वापस जाओ। अब तक दोस्त बनकर मिलती रहीं, आज मुखालफत पर उतर आई हो। मेरे दोनों शिकार मेरे लिए छोड़ दो, मैं पहले की तरह दोस्त बनकर रहूँगी। नंबर 2 हमारा है, उसे हमारे पास आने दो। मैं बहस नहीं करूँगी। जबरन ले जाना चाहोगे तो उसे गोली मार दूंगी, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा ना हुआ तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। बेहतर है उसे हमारे पास जिंदा रहने दो। मेरे दोनों शिकार जिंदा रहेंगे। उनमें से एक को भी गोली मारने से पहले ये बता दो, तुम अपने कितने आला अफसरान की मौत चाहोगे? बकवास मत करो। तुम हमारे काबरीन को नुकसान नहीं पहुंचाओगी और तुम मेरे कैदियों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मिस्री हुकाम से अपना मुतालबा नहीं मनवाओगे और ना ही खुफिया तौर से नंबर 2 को यहाँ से ले जाने की साजिश करोगे। वो बोला, मैं अपने अकाबरीन से मशवरा करने के बाद तुमसे रब्ता करूँगा। वो चला गया। वो मुकामी ओहदेदार से बोली, तुम में से कोई अमरीकी दबाव में नहीं आएगा। तुम पर दबाव डालने वाले मेरे हाथों मारे जाएंगे। ये दोनों तुम्हारे कैदी हैं। तुम इनमें से एक से फ़ायदा उठाओगे और दूसरे को हमेशा ज़ख्मी और बीमार बना कर रखोगे। मेरे इन अहकामात की तामील करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना तुम्हारे इस शहर में बड़ी तबाही फैलेगी। मैं इन दोनों के दिमागों में आती जाती रहूँगी, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाती रहूँगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर टूरिस्ट ब्यूरो के एक मैगज़ीन को खोलकर देखा। इन्फॉर्मेशन काउंटर का नंबर देखकर फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया। हेलो, मैं आपके शहर में पहली बार आई हूँ। क्या आप किसी बेहतरीन गाइड से मेरा रब्ता करा सकती हैं? दूसरी तरफ से एक खातून ने कहा, हम अपने शहर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप शायद लेडी गाइड पसंद करेंगी। गाइड औरत हो या मर्द, जवान हो या बूढ़ा, उसे तजुर्बाकार होना चाहिए। वो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ और यहाँ की मशहूर हस्तियों को जानता हो या जानती हो। ऑल राइट, अब ये गाइड आपसे रब्ता करेगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, आपकी खिदमत के लिए हाजिर होना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ के मशहूर लोगों के नाम और पते जानते हो? बड़ी हद तक जानता हूँ। आप किन लोगों से मिलना चाहेंगी? किसी मशहूर नजूमी से या किसी बाकमाल जादूगर से? ऐसे पेशावर लोग काहिरा में भरे पड़े हैं। उनमें 2-4 ही बाकमाल हैं और वो हर एक से मुलाकात नहीं करते। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, मिलने से इनकार कर सकती हैं। मैं ऐसे ही किसी नजूमी या जादूगर से मिलना चाहूँगी। तुम अपना पता बताओ, मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास आ जाऊँगी। आप क्यों जहमत करती हैं? मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं मुनासिब नहीं समझती। अपना पता नोट कराओ। उसने पता बताया। आला बीबी ने रिसीवर रख दिया, फिर वहाँ से उठकर मुझे तलाश करने की जिद्दोजहद में निकल पड़ी। सभी मुझे ढूंढ निकालने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ थे। मेरा बेटा किबरिया भी परेशान था। वो चाहता तो मौजूदा मसरूफियात को छोड़कर मेरी तलाश में निकल पड़ता, लेकिन मौजूदा मसरूफियात पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए थीं। वह इस्लामाबाद से दिल्ली इसीलिए आया था। यहूदी तंजीम का सरबराह जेवी शूटर पाकिस्तान में ईसाई बनकर रह रहा था और भारतीय हुकूमत के लिए काम कर रहा था।
कुछ अहम फौजी रास्ते जिन्हें वो बड़ी ज़बरदस्त चालें चलकर हासिल करने वाला था। एक गहरी साजिश का सिलसिला दिल्ली से इस्लामाबाद तक चल रहा था। उसमें एक पाकिस्तानी सियासतदां अहमकाना रोल अदा करने वाला था। किबरिया उस सियासतदां के साथ दुश्मनों को भी सजाएं देने वाला था। जेवी शूटर को सजा मिल रही थी। किबरिया ने उसे जख्मी करके उसकी ख्वाहिश के मुताबिक 24 घंटे की मोहलत दी थी। जेवी शूटर ने उससे इल्तिजा की थी कि उसे जिंदा रहने का एक मौका दिया जाए। वो खुद को किबरिया से मिलने वाली सजाए मौत से बचा लेगा। अब वो ऐसा कर सकेगा या नहीं, यह आइंदा 24 घंटों में मालूम होने वाला था। शूटर को मोहलत देने के बाद उसे मेरी गुमशुदगी का इल्म हुआ। अब वो जल्द ही इन सब मामला से निमट कर सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो देना चाहता था। उसने शिल्पा से कहा, मैंने तुम्हारी पाकिस्तान दुश्मनी के बावजूद तुम्हें जिंदा छोड़ा है। तुम्हें संभलने का मौका दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ एक नेक औरत है। उसने मुझे माँ का प्यार दिया है। अगर तुम दुश्मनी से बाज नहीं आओगी तो भरी जवानी में हराम मौत मरोगी। जेवी शूटर और शिल्पा को ये मालूम हो चुका था कि किबरिया मेरा बेटा है। तब से वो दोनों सहमे हुए थे। शिल्पा मेरे से ज़्यादा किबरिया की दीवानी हो गई थी। उससे इल्तिजाएं कर रही थी, किबरिया मेरी पिछली गलतियों को भूल जाओ, तुम जो कहोगे वो करूँगी। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो। वो बोला, तुम मेरे पापा के बड़ेपन से मुतासिर नहीं हो बल्कि उन्हें खतरनाक समझकर खौफजदा हो। हमसे दोस्ती करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो। मुझे खुदगर्ज ना समझो, मुझे अपने साथ रहने का एक मौका दो। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बतें दूंगी कि तुम दुनिया को भूलकर सिर्फ मुझसे ही प्यार करते रहोगे। अभी दुनिया को भूलने का इरादा नहीं है, इसलिए तुम्हारी दुनिया से जा रहा हूँ। अगर कभी तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करते हुए देखूंगा तो तुम्हारी मौत बनकर आऊँगा। लिहाजा अपने लिए दुआ मांगती रहो कि ये मौत तुम्हारी तरफ ना आए। वो उसे मायूस करके दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसने ख्याल खोनी के जरिए अपना नया ID कार्ड, पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात तैयार करा लिए थे। उसका मौजूदा नाम एल्बर्ट पार्कर था। शिकागो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। हिंदुस्तानी कल्चर से दिलचस्पी थी, इसलिए इंडियन कल्चर की स्टडी के लिए दिल्ली आया हुआ था। वहाँ के मशहूर होटल ताजमहल के एक स्वीट में क़याम पजीर था। वो अब से पहले विजय वर्मा के रूप में था। तब्दीली ज़रूरी हो गई थी। शिल्पा और जेवी शूटर भारतीय सरकार के अहम अहदेदारों और आला अफसरों को बता रहे थे कि इस शहर में फरहाद अली तैमूर का बेटा पहुंचा हुआ है। जेवी शूटर अपने जख्म की मरहम पट्टी कराते ही भारतीय वजीर दाखिला के पास पहुंच गया था। उसने कहा, मैंने और शिल्पा ने अपनी आंखों से फरहाद के बेटे को देखा है। उसका नाम किबरिया है। उसी ने वजारत खारजा के सेक्रेटरी को सबके सामने मादरजाद नंगा किया था और उसी ने मुझे यहाँ गोली मारी है। मुझे कल दोपहर तक जिंदा रहने का मौका दिया। अगर आपने मेरी सिक्योरिटी के इंतजामात ना किए तो वो कल दोपहर के बाद किसी वक्त भी गोली मार देगा। आप कौनों चिंता ही ना करो। हम आपकी रक्षा के लिए ऐसा ज़बरदस्त बंदोबस्त करूंगा कि चिड़िया का बच्चा भी उड़ के आपके पास नहीं आएगा। वो बेपर के उड़ जाता है। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो टेलीपैथी जानता है। उसे मेरे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकेगा। वो कायल होकर बोला, हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आई। ये ससरी टेलीपैथी बड़ी खतरनाक है, उसको तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप तुरंत इसराइल चले जाओ, उधर आपके बड़े लोग आपकी रक्षा कर सकेंगे। मैं अपने मुल्क के काबरीन से बात करना चाहता हूँ। आप हॉटलाइन पर बात कराएं और एक बात अच्छी तरह समझ लें, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हम कर रहे थे अब वो नहीं कर सकेंगे। किबरिया मेरे और वजारत खारजा के सेक्रेटरी के अंदर रहकर हमारी तमाम खुफिया प्लानिंग मालूम कर चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उधर का मिनिस्टर इधर दौरे पर आने वाला है। क्या नाम है उसका? हाँ, ख्वाजा मुनीरुद्दीन। वो बहुत सा सीक्रेट्स बताने वाला है। किबरिया उसे नहीं आने देगा। हमारी प्लानिंग नाकाम होकर रहेगी। जेवी शूटर ने हॉटलाइन पर इसराइल के एक आला ओहदेदार से गुफ्तगू की। मैं इंडू पाक में यहूदी तंजीम का सरबराह हूँ। मेरा नाम जेवी शूटर है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी एक ज़बरदस्त साजिश कामयाब होने वाली थी। अचानक फरहाद अली तैमूर के बेटे किबरिया की मुदाखलत से हम नाकाम हो रहे हैं। हैरानी से पूछा गया, फरहाद अली तैमूर का बेटा? क्या वो अमली मैदान में है? क्या आपकी मालूमात दुरुस्त हैं? मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। उसी ने फायरिंग के जरिए मुझे जख्मी किया है और मुझे कल दोपहर तक की ज़िंदगी दी है। दोपहर के बाद वो मुझे मार डालेगा। इसराइली ओहदेदार ने कहा, फरहाद की टेलीपैथी जाने वाली औलाद मैदान में आई है। यह तशवीशनाक खबर है। तशवीशनाक है, मैं मरने वाला हूँ। मुझे बचाने की फ़िक्र करें। मैं यहूदी तंजीम के लिए बहुत अहम हूँ। आप मुझे सोचने समझने का मौका दें, दूसरे काबरीन से मशवरा करने दें, फिर मैं आपसे रब्ता करूँगा। आप क्या मशवरा करेंगे? क्या ये कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया जाए या तरस खाकर बचा लिया जाए? क्या मेरी यही अहमियत है? मेरी बरसों की खिदमत का यही सिला है? आप गलत ना समझें, मैं अकाबरीन से यह मशवरा करना चाहता हूँ कि एक टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन से किस तरह आपको बचाया जा सकता है। इसमें ऐसी दुश्वारी क्या है? आप फ़ौरन मैडम एल्पा से रब्ता करें। वो मेरे अंदर आकर मेरे दिमाग को लॉक करेंगी, फिर वो दुश्मन नहीं आ सकेगा। मैडम से रब्ता करना आसान नहीं है। उन्होंने 3 ममालिक के फ़ोन नंबर्स दिए हैं। उन नंबरों पर उनके अलहकार हैं। वो 24 घंटों में 2 बार उनके दिमागों में जाकर पैगाम सुनती हैं, फिर हमसे रब्ता करती हैं। लेकिन आप भी उन नंबरों पर पैगाम दें, मुझे वो नंबर नोट करें। आप अमरीकी अकाबरीन के ज़रिए उनके टेलीपैथी जाने वालों से मदद हासिल कर सकते हैं।
उनमें से कोई मेरे दिमाग को लॉक कर सकता है। फिर अमरीकियों के लिए एक अहम इत्तला होगी कि फरहाद का बेटा दिल्ली में है। आप इत्मीनान रखें, मैं उन सबसे रब्ता कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि चंद घंटों के अंदर आपके दिमाग को लॉक कर दिया जाए। उसने एल्पा से रब्ता के तमाम नंबर नोट कराए, फिर फ़ोन बंद कर दिया। शूटर उन नंबरों पर एल्पा के आलाकारों को पैगाम देने लगा। किबरिया देख रहा था कि जेवी शूटर कल के बाद भी जिंदा रहने के लिए कैसी कैसी कोशिशें कर रहा है। उसने उसके ख्यालात से हिंदुस्तान आने वाले सियासतदान के टेलीफोन नंबर मालूम किए, फिर उनसे रब्ता किया। जब उसे पता चला कि दिल्ली से फ़ोन कॉल है तो उसने फ़ौरन ही वो कॉल अटेंड की। हेलो, मैं हूँ ख्वाजा जी, फरमाइए। वह फ़ोन बंद करके उसके अंदर पहुँच गया। वो हेलो हेलो कह रहा था। किबरिया ने शिल्पा की आवाज़ और लहजे में कहा, हेलो जी, मैं शिल्पा बोल रही हूँ जी। मनीरुद्दीन का मुंह खुशी से खिल गया। हाय शिल्पा जी, तुम हो? बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें याद कर रहा था। मगर तुम्हारी उम्र कम हो गई है। ये क्या कह रही हो? अच्छा मजाक कर रही हो? बड़ी मजाकिया हो। ये मजाक नहीं है। एक टेलीपैथी जानने वाला किसी वक्त भी तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारी मौत बन सकता है। ओह अच्छा, तुम उसकी बात कर रही हो? मुझे खुफिया पैगाम मिल चुका है कि फरहाद अली तैमूर का बेटा किबरिया दिल्ली में वहाँ गड़बड़ कर रहे। मुझे होशियार रहने के लिए कहा गया। तो फिर अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हो? मैं कोई फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ। ये दिल्ली की कॉल ना होती तो मैं कभी अटेंड ना करता। मैंने बाहर वालों से मिलना और बोलना बंद कर दिया। बीमारी के बहाने कुछ दिनों तक अपने कमरे में बंद रहूँगा। तुम तो बड़े होशियार हो जी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। सिर्फ याद करने से क्या होता है, मैं तो तुम्हारी सांसों के करीब आना चाहता हूँ। तो फिर आओ ना, मैं अपने बदन की थाली में जवानी की सौगात पेश करूँगी। हाय, क्या जज्बात को भड़काने वाला फिक्रा अदा किया है। जी चाहता है अभी उड़कर तुम्हारे पास चलाऊँ। मगर कैसे आओगे? मैं तो वहाँ हूँ जहाँ तुम अपनी खुशी से नहीं आना चाहोगे। तुम बुलाकर देखो, जहन्नुम में भी चलाऊंगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं जहन्नुम में हूँ? तुम बड़ी मजाकिया हो। ये मजाक नहीं है, मैं जहन्नुम से फ़ोन कर रही हूँ। इस फ़ोन का कनेक्शन तुम्हारी दुनिया से नहीं है। क्रैडल पर हाथ मारकर देखो, तुम्हें कोई टून सुनाई नहीं देगी। मैं दुनियावी कनेक्शन के बगैर बोल रही हूँ। उसने अपने फ़ोन और रिसीवर को देखा, फिर कान से लगाकर सुना। पता चला दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। दिल्ली से आने वाली कॉल पता नहीं कब ख़त्म हुई थी। उसकी समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या है। उसने शिल्पा की आवाज़ में पूछा, हाय जी, यकीन आया जी, मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं, जहन्नुम से बोल रही हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? इस फ़ोन के अंदर से कैसे बोल रही हो? मौत का टिकट कटाओ, मेरे पास आओ, फिर यकीन आ जाएगा। उसने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। परेशान होकर उठ गया। किबरिया ने फिर उसे बिठा दिया। वह रिसीवर उठाकर आर्मी के काला अफसर से रब्ता करके बोला, मैं ख्वाजा मनीरुद्दीन बोल रहा हूँ। जहन्नुम का टिकट कटाना चाहता हूँ। क्या आप एक टिकट देंगे? मिस्टर ख्वाजा, आप जैसे सियासतदानों को बहुत पहले ही जहन्नुम में चले जाना चाहिए। यहाँ के लोग मजबूरन आप लोगों को बर्दाश्त करते हैं। अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में ना होती तो आपका बड़ा बुरा असर होता। प्लीज़ आप गुस्सा ना दिखाएं। मैं जो गलतियाँ कर चुका हूँ उनकी तलाफ़ी करते ही खुद अपने हाथ से जहन्नुम का टिकट कटाऊंगा और अपनी शिल्पा की आगोश में पहुँच जाऊँगा। आप किस तरह तलाफ़ी करेंगे? मैंने चंद ईमानदार और फ़र्ज़शनास आला ओहदेदारों को निचले ओहदों पर गिरा दिया। उनकी जगह यहूदी नवाज मुसलमानों को पहुँचा दिया। मैं अभी एक हुक्मनामा जारी कर रहा हूँ जिसकी रूह से मुहब्बे वतन फ़र्ज़शनास तमाम ओहदेदार अपने आला मुकाम पर वापस आ जाएंगे और यहूदी नवाज करप्ट मुसलमानों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आला अफसर ने पूछा, आपके अपने करप्ट होने के बारे में क्या राय है? बड़ी नेक राय है। मैं एक एतराफ़नामा लिख रहा हूँ कि आज तक भारत और इसराइल का एजेंट बनकर रहा। अगले हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे पर जाना था। ये बराए नाम पाकिस्तान की वफादारी के नाम पर दौरा होता, लेकिन वहाँ जाकर पाक आर्मी के चंद अहम राज उगलने वाला हूँ। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा है, लिहाजा गद्दारी से पहले खुदकुशी करूँ। यह कहकर उसने रसीवर रख दिया। किबरिया ने उसके दिमाग को ज़रा ढील दी। वो एकदम से बौखलाकर सोचने लगा, ये मैं अभी फ़ोन पर क्या बकवास कर रहा था, और वो भी आर्मी के काला अफसर को मुखातिब करके। ओ खुदाया, क्या मेरा दिमाग चल गया है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं कोई तलाफ़ी वलाफ़ी नहीं करूँगा। उसे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसने रिसीवर को उठाकर कान से लगाया। उसे शिल्पा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो जी, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। तुम बड़े वो हो, कितना इंतज़ार करा रहे हो? जल्दी करो, जो लिखना है फ़ौरन लिख दो और टिकट लेकर चले आओ। वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला, बकवास मत करो, मैं अपने खिलाफ कुछ नहीं लिखूंगा। किबरिया पूरी तरह उस पर हावी हो गया। वो फ़ौरन ही नरमी से बोला, सॉरी मेरी जान, तुम बड़ी देर से इंतज़ार कर रही हो, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने रिसीवर रखकर पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया। उसे हदायत दी कि 2 हुक्मनामे प्रिंट करे। एक के मुताबिक मुहिब वतन फ़र्ज़शनास ओहदेदारों को उनके आला ओहदों पर फ़ौरन वापस लाया जाए और दूसरे हुक्मनामे के मुताबिक उनकी जगह काम करने वाले करप्ट लोगों को मुलाजमत से बरतरफ किया जाए। सेक्रेटरी अहकामात की तामील के लिए चला गया। वो कागज़ कलम लेकर तहरीरी तौर पर अपने छोटे बड़े जुराइम का एतराफ़ करने लगा। आखिर में उसने लिखा, हमारे मुल्क में कभी किसी करप्ट सियासतदान को सज़ा नहीं दी गई।
बल्कि उसे तमाम सज़ाओं से बचकर अपनी तमाम दौलत और जायदाद समेत मुल्क से बाहर जाने का मौका दिया गया। मैं भी उसी तरह अपने मुल्क का खजाना खाली करके यहाँ से जा सकता हूँ। कमज़ोर और नादान पाकिस्तानी कौम हमेशा की तरह चुपचाप तमाशा देखेगी। मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं खुद अपने हाथों से मौत की सज़ा पाऊँ। लिहाजा मैं राजी खुशी खुदकुशी कर रहा हूँ। उसने एतराफ़नामा मुकम्मल करके अपने दस्तखत किए। सेक्रेटरी 2 तरह के हुक्मनामे कंप्यूटर प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करके ले आया। मनीरुद्दीन ने उन्हें पढ़कर दस्तखत किए, फिर हुक्म दिया, इसकी कई कॉपियाँ प्रिंट करो और तमाम मुतल्लिका शोबों के सरबराहों तक आज ही उन्हें पहुँचा दो। सेक्रेटरी वह अहम कागजात उठाकर ले गया। ख्वाजा मनीरुद्दीन ने इंटरकॉम के ज़रिए अपनी शरीके हयात से कहा, हमारे तमाम छोटे बड़े बच्चों, बहुओं और दामादों को बुलाओ, उनके साथ यहाँ ड्राइंग रूम में आओ, कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। 1 घंटे के अंदर उसके ख़ानदान के तमाम अहम अफराद ड्राइंग रूम में जमा हो गए। वो सब तजस्सुस में मुब्तला थे कि सबको क्यों बुलाया गया है। उन्होंने वहाँ आते ही सबसे पहले उसके सामने सेंटर टेबल पर रखे एक रिवॉल्वर को देखा। उसकी शरीके हयात ने पूछा, खैरियत तो है, आपने हमें क्यों बुलाया? उसने अपने बेटों, बेटियों, बहुओं और दामादों को देखा, फिर बीवी से कहा, तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है? तुम हमेशा मुझे गलत कामों से रोकती रहीं, लेकिन मैं दौलत और इक़्तिदार का लालची रहा और जुराइम की दलदल में धंसता रहा। आज मैं अपनी तमाम औलाद से कहता हूँ कि अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलो। एक मुजरिम बाप को अपना आइडियल ना बनाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम्हारा अंजाम भी बुरा हो। एक बेटे ने कहा, डैड, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमें समझाते आए हैं कि दुनिया में सर उठाकर जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करनी चाहिए, और दौलत हमेशा चोर रास्तों से आती है। ऐसे वक्त ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, दौलत की हवस रखने वाले वालिदैन अपनी औलाद को दीनी तालीमात के खिलाफ हवस परस्ती की तरफ ले जाते हैं। मैं भी तुम सबको अपने रास्ते पर ले जा रहा था। अभी देखोगे कि यह रास्ता मौत की तरफ ले जाता है। उसने एक बड़ा सा लिफाफा उठाकर अपनी शरीके हयात को देते हुए कहा, इसमें मेरा एतराफ़नामा है। मैंने अपने तमाम जुराइम का एतराफ़ किया है। इसे आर्मी के किसी बड़े अफसर तक पहुंचा देना। उसकी बीवी ने लिफाफा लेकर परेशानी से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके इरादे क्या हैं? वो बोला, नेक बख्त, ज़िंदगी में पहली बार नेक इरादा किया है। दुआ करो मेरी तरह तमाम करप्ट सियासतदान नाबूद हो जाएं, क्योंकि ये कौम दुआ करना नहीं जानती, ये सिर्फ दुआ मांगना ही जानती है। ये कहते उसने रिवॉल्वर को उठाकर कनपट्टी से लगाया। बीवी ने चीख मारी, नहीं। उसके करीब आने से पहले ही गोली चल गई। बेटे बेटियां सभी दम बखुद रह गए। यह उनकी तवक्को के खिलाफ हुआ था। वो आगे बढ़कर उसे ना रोक सके। जब उन्हें यकीन हुआ कि उनका बाप वाकई खुदकुशी कर चुका है, वो सब धाड़े मार मार कर रोने लगे। किबरिया दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वह अपने स्वीट के आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ था। वहां से उठकर गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चला गया। ये इत्मीनान हो गया था कि वतन अजीज़ के खिलाफ होने वाली साजिशें नाकाम हो रही हैं। उसे पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत थी। अगरचे वो यहाँ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाप दादा और परदादा की ज़मीन थी। यहाँ की मिट्टी से अपने पुरखों की खुशबू मिलती थी, इसलिए वो यहाँ के संगीन मामलात में संजीदगी से दिलचस्पी ले रहा था। वह एक बेहतरीन लिबास पहनकर स्वीट से बाहर आया, फिर लिफ्ट के अंदर पहुंचा। एक अधेड़ उम्र का शख्स दोनों जवान लड़कियों के साथ पहले से लिफ्ट में था। एक जवान शख्स भी आ गया। अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा, लिफ्ट में कुछ खराबी है। इंतज़ामिया ने नोटिस लगाया उसमें 4 अफराद से ज़्यादा सवार ना हों। वह नोटिस एक दीवार से लगा हुआ था। जवान शख्स ने किबरिया से कहा, मिस्टर, तुम बाहर चले जाओ, पहले मेरा जाना ज़रूरी है। एक लड़की ने कहा, यह गलत है, तुम आखिर में आए हो, तुम बाहर जाओ। किबरिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो बाहर आ गया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। जवान ने लड़की से कहा, तुम उसकी हमायत में बोल रही थी, क्या वो तुम्हारा यार था? उमर रसीदा शख्स ने कहा, तहजीब के दायरे में रहकर बोलो, तुम्हें एक लड़की से बात करनी नहीं आती? वह लिफ्ट रोक कर बोला, बड़े मियाँ, इस उम्र में 2 जवान छोकरियों को लेकर घूम रहे हो, एक मुझे दे दो। उसने बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। दूसरी लड़की ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये हमारे अंकल हैं। लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुल गया। बाहर किबरिया खड़ा हुआ था। नौजवान ने कहा, ताजुब है, लिफ्ट वापस कैसे आ गई? वो बाहर गया। किबरिया अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। एक लड़की ने नागवारी से कहा, बहुत ही बदतमीज़ था। भगवान ऐसे लोगों को दौलत दे देता है, शराफत नहीं देता। किबरिया खामोश था। वो ख्याल खोनी के जरिए उस जवान को दौड़ा रहा था। वह जवान दौड़कर सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। लिफ्ट मुख्तलिफ फ्लोर पर रुक रुक कर नीचे जा रही थी। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर आई तो वो भी दौड़ता हाँफता वहां पहुंचा। किबरिया से बोला, मैं बेख्याली में लिफ्ट से बाहर आया तो तुम अंदर चले गए, मगर मैं भी कम नहीं हूँ। इन हसीनाओं के साथ नीचे आया हूँ, मुझे यह हसीना पसंद है, तुम उससे दूसरी को ले जाओ। किबरिया कोई जवाब दिए बगैर लाउंज की तरफ जाने लगा। एक लड़की ने उसकी मर्जी के मुताबिक उस जवान को एक तमांचा मार दिया। वो गुस्से में आकर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ना चाहता था, लेकिन सिर्फ मुट्ठी बांध कर रह गया। उसका दिमाग समझा रहा था कि उसने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उस हसीना को खींचता हुआ ले जा रहा है।
वो आगे बढ़ते हुए उसे बालों से पकड़कर खींचता हुआ गरज रहा था, सुअर की बच्ची, तूने मुझे तमांचा मारा है, मैं सबके सामने तुझे नंगा कर दूंगा। लोग जमा हो रहे थे, उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। वो दोनों लड़कियां भी हैरान थीं। वो लोगों को मुखातिब करके कह रहा था, तुम सब तमाशा देखो, मैं इसे नंगा कर रहा हूँ, ये बाजारी लड़की है, इसे सबके सामने नंगा होना चाहिए। ये कहते ही उसने अपनी पतलून उतार दी, फिर अपनी शर्ट फाड़ने लगा। एक पुलिस अफसर और सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। अफसर ने गुस्से से कहा, पागल के बच्चे, अपनी पतलून पहनो, तुम्हें पागल खाने पहुंचाया जाएगा। किबरिया ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो खुद को नंगा देखकर बौखला गया। जल्दी से पतलून पहनते हुए बोला, वो बात यह है कि वो उस लड़की ने मुझे तमांचा मारा था, मैं उससे इंतकाम ले रहा था। ये जादू जानती है, मैं इसे पकड़कर बदला ले रहा था, इसके कपड़े उतार रहा था, मगर ये उधर चली गई और मैं सिक्योरिटी गार्ड्स उसे धक्के देते हुए ले जाने लगे। वो कहता जा रहा था कि पागल नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए, वो उस लड़की से ज़रूर इंतकाम लेगा। किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे धक्के देते हुए ले गए। किबरिया खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आ गया। वहाँ रंगारंग मलबूसात में हसीन औरतें बड़े रईसों के साथ बैठी हंस बोल रही थीं। किबरिया एक मेज़ पर आकर बैठ गया। उसने खाने का ऑर्डर दिया, फिर ख्याल खानी के जरिए अल्पा के पास पहुंच गया। हेलो सिस्टर, क्या हो रहा है? हेलो किबरिया, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। फिलहाल हमारे लिए पापा से ज़्यादा कोई ऐब नहीं है, मैंने दूसरी तमाम मसरूफियात ख़त्म कर दी हैं। मैं इसी मसले पर बात करने आया हूँ। मेरी अकल काम नहीं कर रही है कि पापा को कहाँ तलाश करें और कैसे तलाश करें। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, दिमागी तौर पर भी कहीं गुम हो गए हैं, हमारी ख्याल खानी की लहरों को नहीं मिल रहे हैं। वो बोली, इसी तरह दो बातें समझ में आती हैं, या तो तनवीमी अमल के ज़रिए पापा का ब्रेन वॉश किया गया है, उनके लब लहजे को मिटा दिया गया है, या फिर किसी जादुई अमल के नतीजे में वो अपने आप को और अपने लब लहजे को भूल गए हैं। हमें किसी जादूगर से रब्ता करना चाहिए। मैं ख्याल खानी के ज़रिए हर मुल्क और हर शहर के जादूगरों और तनवीमी अमल करने वालों तक पहुंचूंगी और उनके ख्यालात पढ़ती रहूंगी। इस तरह ये मालूम होता रहेगा कि उनमें से किसने हाल ही में किस पर किस तरह का तनवीमी अमल किया है। पापा जब गुम हुए तो हांगकांग में थे, मैं अपनी तलाश वहीं से शुरू करूंगी। पहले पूरे एशिया में उन्हें ढूंढती रहूंगी। यूं तलाश करने में कई दिन कई हफ्ते लगेंगे, लेकिन कोई और सूरत भी नहीं है। मैं भी यही तरीका इख्तियार करूंगा। तुम आजकल इंडिया में हो, हिंदुस्तान में बड़े खतरनाक जादूगर हैं, उनसे बचकर रहो और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो। मैं अभी से ऐसे खतरनाक जादूगरों के नाम और पते मालूम करूंगा। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। बैरा मेज़ पर खाने की डिशें रख रहा था। उसने पूछा, तुम इस शहर में कितने अरसे से हो? बैरे ने अदब से जवाब दिया, सर मैं यहीं पैदा हुआ था और शायद सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दूंगा। क्या आपको किसी गाइड की ज़रूरत है? मैं किसी मशहूर जादूगर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम किसी से मिला सकते हो? यहाँ का हेड बावर्ची जादूगरों के बारे में बहुत जानता है, मैं अभी उससे पूछकर बताऊंगा। वो चला गया। किबरिया खाना शुरू करते हुए उसके दिमाग में पहुंच गया। वो बैरा उस होटल के हेड कुक के पास जाकर कह रहा था, राम प्रसाद तुम्हारे लिए एक तगड़ा मुर्गा है, दौलतमंद नौजवान है, किसी बड़े जादूगर से मिलना चाहता है। राम प्रसाद ने पूछा, कहाँ है, मेरे को बताओ, तगड़ा होगा तो मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा। वो उसे किबरिया के बारे में बताने लगा। किबरिया राम प्रसाद के ख्यालात पढ़ रहा था। वो दिल्ली और जनूबी हिंद के कई जादूगरों को जानता था, उनसे रब्ता रखता था और वो दौलतमंद ग्राहकों को फांस कर उनके पास पहुंचाता था। वो जादूगर कमीशन के तौर पर उसे हज़ारों रुपए भी देते और उसे छोटे मोटे जादुई करतब भी सिखाते। वो सोच रहा था कि पहले खुद ही अपने जादू से किबरिया के मसाइल हल करेगा, नाकाम होगा तो फिर किसी गुरु के पास उसे ले जाएगा। किबरिया नहीं चाहता था कि उसके साथ वक्त ज़ाया करे। उसने उसके ख्यालात पढ़कर उसके तमाम गुरु घंटालों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर मालूम किए, फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। राम प्रसाद ने आकर हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, फिर पूछा, आप किसी जादूगर से मिलना चाहते हैं? हाँ, अभी एक शख्स यहाँ आया था, उसने मुझे बड़े गुरु का नाम और पता बताया है, मैं खुद ही उससे मिलने चला जाऊँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। साहब मेरे को एक बार सेवा करने का चांस दो, मैं आपको बहुत बड़े गुरु के पास ले जाऊँगा। किबरिया ने कहा, यहाँ एक गुरु घंटाल है, उनका नाम गणपत सहाय है। अरे साहब ये तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको उनके पास ले जाऊँगा। तुम मुझे क्या ले जाओगे? मैं उनसे मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर चुका हूँ, मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। वो मायूस होकर जाने लगा, फिर एक तरफ देखकर ठिठक गया। उसका गुरु गणपत सहाय साहा अपने 2 चेलों के साथ डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहा था। वह दोनों हाथ जोड़कर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जय हो गुरु महाराज की, अभी आपका शुभ नाम ले रहा था और आप आ गए। किबरिया ने देखा, एक पस्ता कद का मोटा सा आदमी मोतियों की रंग बिरंगी मालाएं पहने हुए था। उसका कुर्ता और धोती भी रंग बिरंगी थी। वह राम प्रसाद से बोला, हमारा कोई भी सेवक दिल से हमारा नाम लेता है तो हम उसके पास पहुंच जाते हैं। किबरिया उसके अंदर पहुंच गया। वो बेचैनी महसूस करने लगा, एक हाथ से सर थामकर सोचने लगा, ई हमरे अंदर का हो रहा है, लगता है कोई चीज़ अंदर घुस आई है, क्या हमारे ऊपर कोई जादू कर है? किबरिया उसके अंदर से निकल आया। वो सुकून महसूस करने लगा। मुतमईन होकर बोला, कोनो चिंता की बात नहीं, आज भंग ज़्यादा पी लिया,
कभी कभी ये सुसरी भांग खोपड़िया में घुस जाती है। उसके ख्यालात ने बताया वो पहलवानी करता है, बड़ा जीदार है, पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक सकता है, लेकिन भंग पीकर कसरत करता है और रात को चरस का दम लगाने के बाद सोता है। किबरिया ने सोच लिया वो उसके सोने के बाद उसके ख्यालात आराम से पड़ेगा। राम प्रसाद उसे किबरिया के पास ले आया। उससे बोला, महाराज, ई साहब ने आपसे मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया है। वो किबरिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम कौन हो बबुआ? हम तुमको मुलाकात का कोई वक्त नहीं दिए हैं। किबरिया ने कहा, तुमने फ़ोन पर मुझे वक्त दिया है, मैं तुम्हें आवाज़ से पहचानूं। क्या तुम्हारा फ़ोन नंबर 2151091 नहीं है? हाँ, हमारे घर का फ़ोन नंबर यही है। तो फिर तुम गुरु गणपत सहाय नहीं हो? वो अपने घर में बैठा है, उसने भी 10 मिनट पहले मुझसे बात की है। ये कैसे हो सकता है? हम 2 घंटा पहले घर से निकल गए थे और तुम कहाँ हो? 10 मिनट पहले हमारे संग बात किए रहे। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अभी घर फ़ोन करो। उसने गुरु को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसने फ़ोन लेकर अपने घर के नंबर 5 किए। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। किबरिया ने गुरु के दिमाग पर कब्जा जमा कर अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कराया। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया। वो गुरु की आवाज़ में उसके अंदर बोला, हेलो, हम गुरु गणपत सहाय बोल रहे हैं। उधर गुरु ने किबरिया के फ़ोन के जरिए कहा, कहाँ बकते हो? गुरु गणपत सहाय हम हैं। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो? किबरिया ने कहा, ये हमारा घर है, तुमरे बाप का नहीं, हमारा नाम गणपत सहाय है, ई नाम तुम्हारा नहीं। गुरु बौखलाकर अपने चेलों को देखते हुए बोला, हमारी खोपड़िया में फिर कोई गड़बड़ होवत है। ई कैसे हो सकत है? उधर भी हम हैं, इधर भी हम हैं। एक चेले ने कहा, गुरुदेव, जरूर कोई दुश्मन आप पर जादू करत है। ओ दुश्मन हमारे घर में घुस के बैठा है। हम अभी जाके उसकी खबर लेंगे, देखेंगे कौन ससुर है, उसका सर्वनाश करेंगे। वो उठकर खड़ा हो गया। किबरिया ने उसे अपना फ़ोन ले लिया। वो फौरन ही पलट कर तेजी से चलता हुआ अपने चेलों के साथ जाने लगा। वो खाना खा चुका था, अब चाय का ऑर्डर देना चाहता था। ऐसे वक्त वो 2 लड़कियां आ गईं जो लिफ्ट में उसके साथ थीं। उनके साथ वो उम्र सीधा शख्स भी था। उनमें से एक बोली कि हम यहाँ बैठ सकती हैं। वो बोला, यहाँ बैठने की शर्त यह है कि मेरे साथ चाय पीनी होगी। वो तीनों हंसते हुए बैठ गए। किबरिया ने चाय का ऑर्डर दिया। उस शख्स ने कहा, मुझे प्रोफेसर दीनानाथ कहते हैं, ये दोनों मेरे भाई की बेटियां हैं। इसका नाम शारदा और इसका नाम मीरा है। किबरिया ने कहा, मेरा नाम एल्बर्ट पार्कर है, मैं शिकागो यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ इंडियन कल्चर पर रिसर्च करने आया हूँ। प्रोफेसर ने कहा, मैं एक पामिस्ट हूँ, सितारों की चाल और हाथों की लकीरों को पढ़ता हूँ, क्या फशनास हूँ। चेहरा और आंखें पढ़कर सामने वाले के किरदार को बड़ी हद तक समझ लेता हूँ। मैंने लिफ्ट में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें देखकर शारदा और मीरा से कहा था, तुम खामोश रहते हो, अंदर से बहुत गहरे हो, कम उम्री के बावजूद ज़माना शनास दिखाई देते हो। मीरा ने कहा, अंकल की बातें सुनकर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया था। मैं चाहती हूँ आप अंकल को अपना हाथ दिखाएं, अपना पैदाइशी नाम और तारीख पैदाइश बताएं। शारदा ने कहा, मेरी भी यही ख्वाहिश है, क्या आप इनकार करेंगे? वो मुस्कुराकर बोला, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, हाथ देखना है तो मेरे स्वीट में चले, वहीं चाय पी जाएगी। वह तीनों खुश हो गए। किबरिया ने वेटर को बुलाकर चाय स्वीट में लाने को कहा। वहाँ खाने का बिल अदा किया, फिर उनके साथ लिफ्ट की तरफ जाने लगा। इस दौरान में वो उन तीनों के ख्यालात पढ़ता रहा। प्रोफेसर दीनानाथ एक निहायत शरीफ इंसान था। इंतहाई शराफत के बायस मुसाइब में मुब्तला होता रहता था। इन दिनों कोई उसे परेशान कर रहा था। वो जो भी था उसके मुतल्लिक किबरिया बाद में मालूमात हासिल कर सकता था। प्रोफेसर की तरह शारदा और मीरा भी अच्छे किरदार की लड़कियां थीं। वह दोनों किबरिया की खूब रुई और मर्दाना वजाहत से मुतासिर थीं। अपने अंकल से इल्म नजूम और क्या फशनासी सीख रही थीं। वह तीनों बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े होटलों और क्लबों में जाते थे। वहाँ अमीर कबीर खवातीन और हजरात के हाथ की लकीरें देखकर सच्ची बातें बताते थे और फीस के तौर पर हज़ारों रुपए वसूल करते थे। यही इल्म उनकी आमदनी का जरिया था। वो स्वीट में आकर प्रोफेसर के साथ एक सोफे पर बैठ गया। उसके दूसरी तरफ मीरा बैठ गई। शारदा उनके सामने सेंटर टेबल पर बैठते हुए बोली, आपका हाथ हम तीनों देखेंगे, इसलिए मुझे यहाँ बैठना होगा। किबरिया ने पूछा, तुम्हारी फीस कितनी है? 5,000 लेती हूँ। आपसे नहीं लूँगी क्योंकि हमने आपका हाथ देखने की फरमाइश की है। मैं तो फीस दूंगा क्योंकि ये तुम्हारा पेशा है। तुम्हारे 5,000 और मीरा के 5,000, और प्रोफेसर एक उस्ताद का दर्जा रखती हैं, इसलिए उनकी फ़ीस 10,000। मैं कुल 20,000 अदा करूँगा। उन्होंने हैरानी से उसे देखा। मीरा ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं? किबरिया वहाँ से उठकर अलमारी के पास गया। फिर वहाँ से बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ लाकर उनके सामने रख दी। ये पूरे 20,000 हैं। उनके मुंह हैरत से खुल गए। प्रोफेसर ने कहा, हम इतनी बड़ी रकम नहीं लेंगे, सिर्फ मैं आपका हाथ देखूंगा, आप मेरी फ़ीस देंगे। लेकिन मैं तीनों को हाथ दिखाऊंगा और तीनों का हक अदा करूंगा। आप इनकार करेंगे तो हाथ नहीं दिखाऊंगा। होटल का मुलाजिम चाय और स्नैक्स की ट्रॉली रखकर चला गया। किबरिया ने कहा, आप लोगों ने खाना नहीं खाया, स्नैक्स लें, चाय पिएं, फिर मेरा हाथ देखें। मीरा ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि हमने खाना नहीं खाया है? आप तीनों डाइनिंग हॉल और लाउंज में 3 मुख्तलिफ अफराद के हाथ देख रहे थे, खाने का वक्त कहाँ मिला? उनके बाद आप मेरे पास आए हैं। वो खाने पीने लगे। शारदा ने कहा, आपने हम पर नजर रखी थी, भला क्यों? इस पागल नौजवान ने तुम तीनों के पीछे पड़कर एक तरह से दिलचस्पी पैदा कर दी थी। और तो कोई बात नहीं है। अपनी तारीफें सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। तुम दोनों बहुत सुंदर हो। कोई भी दिल वाला तुम दोनों में दिलचस्पी ले सकता है।
और उस पागल की तरह तुम्हारे पीछे पागल हो सकता है। वह इस बात पर हंसने लगी। प्रोफेसर ने चाय की प्याली खाली करते हुए कहा, अब काम होना चाहिए, प्लीज अपना हाथ दिखाओ। उसने अपनी दाएं हथेली आगे बढ़ाई। वो तीनों और करीब हो गए, झुककर उसके हाथ की लकीरों को देखने लगे। पहले जिंदगी की लकीर देखी जाती है। हर शख्स अपनी लंबी हयात देखना चाहता है। शारदा ने कहा, आपकी उम्र लंबी है, आप बुढ़ापे की आखिरी हद तक जिएंगे, लेकिन बड़े मुसाइब और बड़ी दुश्वारियों से गुजरते रहेंगे। मीरा ने कहा, आप बड़े हौसलामंद हैं, हालात से फाइट करना जानते हैं। क्यों अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ? ये तमाम दुश्वारियों से मर्दाना वार गुजरते रहेंगे। प्रोफेसर गहरी संजीदगी और खामोशी से हाथ की लकीरों को देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। वो दोनों बोलती जा रही थी, किबरिया भी खामोश था और बारी बारी उन तीनों के ख्यालात पढ़ रहा था। कुछ देर बाद प्रोफेसर दीनानाथ ने कहा, तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो, अपने अंदर छुपे रहते हो और तुम अंदर छुप कर रहने पर मजबूर हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। किबरिया ने कहा, दोस्त वाकई कम है, मैं किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन दुश्मन पैदा हो जाते हैं। फिलहाल मैं उनसे दूर चलाया हूँ, यहाँ मुझसे जो मिलेगा मैं उसे दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर ने कहा, तुम एक गैर मामूली नौजवान हो, दूसरों से मुख्तलिफ हो। मेरा तजस्सुस और बढ़ गया है कि तुम अंदर से क्या हो। शायद तुम बताना नहीं चाहोगे, मुझे पूछना नहीं चाहिए। मैं बताऊंगा, आपको मायूस नहीं करूंगा। अभी आपसे अपने बारे में मालूम करना चाहता हूँ, आप कुछ और बताएं। वह फिर हाथ की लकीरों को देखते हुए बोला, आजकल तुम परेशान हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हो या तुम्हारी कोई बहुत अहम चीज़ गुम हो गई है? वो कायल होकर बोला, आप दुरुस्त कहने हैं, मैं अपने पापा की तलाश में भटक रहा हूँ, वो कहीं गुम हो गए हैं। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। वो कब और किन हालात में गुम हो गए थे? कारोबार के सिलसिले में हांगकांग गए थे। इसके बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरा दिल कहता है वो जहाँ भी हैं जिंदा सलामत हैं, या तो उन्हें कहीं कैदी बनाकर रखा गया है या फिर उनकी याददाश्त गुम हो गई है, इसीलिए वापस नहीं आ रहे हैं। तुम मुझे उनका नाम और तारीख पैदाइश लिख कर दो, मैं जायचा बनाऊंगा। 1 आध घंटे में बता सकूंगा कि वो जिंदा हैं या नहीं। ये भी मालूम हो सकेगा कि वो मशरिक या मगरिब में हैं या शुमाल या जनूब में। मुझे ये अच्छी तरह यकीन है कि वो जिंदा हैं। आपने अभी कहा था कि मैं एक गैर मामूली इंसान हूँ। बेशक मेरे अंदर एक गैर मामूली सलाहियत है, जब मैं उसका मुजाहरा करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। मुझे अपनी सलाहियत से पापा की ज़िंदगी का सबूत मिल गया, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुल्क और किस इलाके में है। वीरा ने कहा, यह सुनकर मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो रही है कि आप एक गैर मामूली इंसान हैं। प्लीज़ आप जल्दी बताएं, कौन है, क्या है? हे भगवान, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्रोफेसर ने कहा, मीरा सब्र करो, पहले इसके पापा अहम हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करने दो। किबरिया वहाँ एल्बर्ट पार्कर के नाम से था। उसने बाप का नाम यॉर्कर वाल्ड बताया, लेकिन मेरी तारीख पैदाइश दुरुस्त बताई। प्रोफेसर उसी वक्त कागज़ कलम लेकर जायचा तैयार करने लगा। दोनों लड़कियां भी इस जायचे में दिलचस्पी लेने लगी। किबरिया मेरे बारे में जानने के लिए बेताब था। जब वो प्रोफेसर पार्कर वाल्ड के हरूफ के अदाद लिखने वाला था, तब किबरिया ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर फरहाद अली तैमूर के हरूफ के अदाद लिखवाने लगा। मेरी तारीख पैदाइश वही थी जो वहाँ कागज़ पर लिखी हुई थी। इस तरह मेरे नाम का जायचा तैयार होने लगा। मीरा कहना चाहती थी कि अंकल हरूफ के अदाद गलत लिख रहे हैं, लेकिन किबरिया ने उसके जहन को भटका दिया। अचानक उसके हाथ को थाम लिया। वह अपने चोर जज्बों के बायस लरस गई, मुस्कुराने लगी, लेकिन शारदा को ठेस पहुंची। यह आरजू उसकी थी कि अल्बर्ट पार्कर उसका हाथ पकड़े। किबरिया ने मीरा की हथेली को सहलाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाई थी, मैं भी हाथ की लकीरें पढ़ लेता हूँ। मीरा ने फौरन ही अपना हाथ छुड़ा लिया। किबरिया ने पूछा, क्या हुआ? वो अपना हाथ सीने पर रखकर बोली, मैं अपना हाथ किसी को नहीं दिखाती, अपने अंकल को भी नहीं दिखाती। शारदा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह तो बस यूं ही नखरे करती है, आप मेरे बारे में कुछ बताएं। किबरिया ने उसका हाथ थाम लिया। वो खुश हो गई। मीरा से बोली, तुम दस्ताने पहन लिया करो, कोई तुम्हारे हाथों को नजर नहीं लगाएगा। किबरिया ने लकीरों को तवज्जो से देखते हुए कहा, तुम्हारी उम्र लंबी है, मगर ये मुख्तसर हो सकती है। तुम्हें एक हादसा पेश आएगा, उस हादसे में बच जाओगी तो बुढ़ापे तक जीती रहोगी। वो बोली, तुमने पहले ही बात गलत कह दी, मुझे कोई हादसा पेश नहीं आएगा, छोटी छोटी मुश्किलात पेश आएंगी, मैं उनसे गुजर जाऊंगी। आप अंकल से ज़्यादा माहिर नहीं हैं, ये मेरा हाथ देख चुकी हैं। किबरिया प्रोफेसर के ख्यालात पढ़ने के बाद ही कह रहा था। दरअसल प्रोफेसर ने शारदा को यह हकीकत नहीं बताई थी कि उसे एक जानलेवा हादसा पेश आएगा। ऐसे ही वक्त ज़िंदगी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। प्रोफेसर ने अपनी भतीजी से सच नहीं कहा था, सच्चाई छुपा ली थी। वो अपने अंकल की महारत के सामने किबरिया को अनाड़ी नजूमी समझ रही थी। वो बोला, मैं तुम्हारे अंकल को गलत नहीं कहूँगा, इसलिए खुद को अनाड़ी तस्लीम करता हूँ। मीरा टटोलती हुई नज़रों से किबरिया को देख रही थी। उसने शारदा के हाथ को पढ़ा था और अपने अंकल से बहस की थी। उन्होंने उसे समझाया था कि शारदा को वक्त से पहले सदमा न पहुंचाया जाए, हादसा और मौत की सच्चाई को उससे छुपाया जाए। किबरिया यही सच्चाई कह चुका था और प्रोफेसर की बुजुर्गी की खातिर इस सच्चाई से इनकार कर रहा था। मीरा समझ रही थी कि वह दुरुस्त कह रहे। वह इस इल्म में उसकी महारत को तस्लीम कर रही थी और उससे मुतासिर हो रही थी।